कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। एमएलए के लिए 25 वर्ष है, एमएलसी के लिए कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष। 30 वर्ष। हाँ सही है। और एमएलसी का जो की कालावधि कितने वर्षों तक? 6 वर्ष सर। विधान परिषद की गठन संयुक्त आंध्र प्रदेश में कब हुई? 1958 सर। 58 सर, 1958। कब रद्द किया गया? 1985। 85। 80। अब फिर से विधान परिषद को फिर से पुनः कब फिर आरंभ किया गया, गठन किया गया? 2007। 2007। 2007। तेलंगाना की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। 119। 119। कितने सदस्य हैं? 40। 40 सदस्य हैं। विधान सभा में 119 है, विधान परिषद की बात विधान परिषद। लेजिस्लेचर काउंसिल एमएलसी 40। 40 सर। तेलंगाना के राज्यपाल कितने विधान से कर सकते हैं? प्रश्न फिर से सुनिए। तेलंगाना के राज्यपाल विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? यही बात कही जैसा हुआ, आपको नोट करना चाहिए। कक्षा ये नहीं है कि टाइम पास की कक्षा है, किसी भी अंदाज में सुन सकते हैं, लेकिन जब प्रस्तुति मुझे करना पड़ता है, इसके पीछे कितनी तैयारी करनी पड़ती है वो मैं जानता हूँ। उत्तर चाहे आपका सही हो या गलत हो, ठीक है। ऐसे ही जब परीक्षा में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तेलंगाना के राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तेलंगाना गवर्नर विधान परिषद శాసన సభ్యులను చేయగలుగుతాడు, మనోనీत करता 6 सदस्यों को सर। 6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो 40 हुए तो एमएलए कोटा से कितने एमएलसी बनते हैं? 14 सर। लोकल बॉडी से 14 सर। से 3 सर। ग्रेजुएट 3 सर। टीचर 3 सर। टीचर भी 3 सर। तेलंगाना के राज्यपाल विधान परिषद के लिए होने वाले सदस्यों के अनुपात है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। गवर्नर एमएलसी के लिए कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं? 1/3, 1/6? 1/6 सर। 6। प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है, 1/3 से भी पूछ सकता है, 1/12, 1/6, 1/4, जैसा भी पूछ सकता है। 1/6 है, 1/6 करने से यहाँ 6 लोग आते हैं, या प्रश्न कुल संख्या दी जाती है तो 6, प्रश्न उसको अनुपात में दिया जाता है तो 1/6, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये याद रखना चाहिए। क्या ये तेलंगाना की जो विधान परिषद शाश्वत सभा है या अशाश्वत सभा?
शाश्वत। विधानसभा को रद्द कर सकते हैं या नहीं? कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं सर। विधानसभा नहीं को रद्द कर नहीं कर सकते सर। नहीं, क्योंकि यह प्रति 2 वर्ष के लिए नए लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। ये कभी भी एक साथ खाली नहीं होती और ना ही इसे कभी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, ये कल की कक्षाओं को कल एक और कानून की बात हुआ। तो वाल्टा कानून कब बना था, किस वर्ष बना था? वाल्टा एक्ट 2002 को सर। ये पिछले टेट में पूछा गया था, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, नगर पंचायत की जनसंख्या 20,000 से 40,000 सर। 20,000 से लेकर 40,000। 40,000 तक। 40,000 3 लाख 40 के अंदर। 3 लाख। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहां जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 3 लाख से अधिक। कम से कम 3 लाख होना चाहिए। उससे अधिक है तो वह नगर पालिका नगर निगम काम करती है, जहाँ म्युनिसिपल चेयरमैन नहीं बल्कि मेयर होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर होता है, जहाँ चेयरमैन होते हैं म्युनिसिपालिटी में वहाँ मेयर, जहाँ वहाँ कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन बातों को याद रखें। और कल आराम या आकाश नामक पेयजल की योजना के बारे में बात की थी। ये किस नगर पंचायत को लेकर यह बात की गई थी? रंगारेड्डी जिले की हाजीपल्ली। हाजीपल्ली सर। रंगारेड्डी जिले के हाजीपल्ली। मैंने नगर पंचायत म्युनिसिपालिटी की बताया, जो राजा राजेश्वरी मंदिर है कहाँ है? वेमुलवाड़ा नगर सर। सा जिला है? राजन्न सर। राजन्ना सिरिसिल्ला। तब से कहाँ गए? हाजीपल्ली गए थे। वेमुलवाड़ा जाना था, हाजीपल्ली नहीं। ठीक है, आज की हमारी जो कक्षा है संसद और केंद्र सरकार को लेकर, स्थानीय प्रशासन सरकार, राज्य सरकार के बाद हम केंद्र सरकार की ओर आते हैं। आपको यहाँ पर भी 2 सभाएं होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पे जैसे राज्य में मंत्री होते हैं, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री। राज्य में जैसे राज्यपाल होते हैं, यहाँ राष्ट्रपति। ठीक है, इन बातों को याद रखें। तो संसद का अर्थ होता है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही संसद कहते हैं। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये 3 को मिलाकर ही पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, जब केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के गठन किस, जैसे राज्य में चुनाव होते हैं असेंबली के, ठीक उसी प्रकार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं प्रति 5 वर्ष के लिए एक बार। अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जो 7 चरणों में, जो हमारे यहाँ तेलंगाना में 13 तारीख को लोकसभा के चुनाव, तो ये चुनाव प्रति 5 वर्ष के लिए लोकसभा के चुनाव होते हैं। इस लोकसभा में कुल मिलाकर
543 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं निर्वाचन। 5 दल को अधिक बहुमत मिलती है, मेजॉरिटी सीट आते हैं, वो राजनीतिक पार्टी केंद्र सरकार निर्माण करने में सक्षम होती है, योग्यता रखती है। यदि किसी एक राजनीतिक दल को इस प्रकार से बहुमत नहीं मिले तो कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपनी सम्मति को राष्ट्रपति जाकर देते हैं, तब राष्ट्रपति उस संयुक्त गठबंधन के राजनीतिक दलों को एकत्र कर सरकार बनाने की अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार में लोकसभा चुनाव द्वारा केंद्र सरकार की गठन होता है। जैसे हमारे कल यहाँ वाल्टा कानून बनाया गया था, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कानून बनाए जाते हैं। जैसे 1986 में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नूतन जातीय विद्या विधानम जो आया था उस समय 86 में, इसे संसद ने ही पारित किया था, केंद्र सरकार ही पारित किया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी केंद्र स्तर पर भी इसी प्रकार के कानून यहाँ बनाए जाते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा ही यह बनाया जाता है। और 2009 में एक और कानून आया शिक्षा के क्षेत्र में। कौन सा कानून आया था? शिक्षा के यहाँ 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 नामक एक एक्ट आया था, जो 2010 से लागू किया गया था। तो ये सारे आपको कानून बनाना है तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत करना है, तब वो विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाती है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वह विधेयक कानून के रूप में परिवर्तन होती है, तब केंद्र सरकार के गजटों से यह पद्धति जैसे विधानसभा में थी उसी पद्धति को केंद्र सरकार में भी अपनाया जाता है। और सरकार में यह पार्लियामेंट में दो सभाएं बताया, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अभी वर्तमान 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, 543 हैं, जिनमें से आपको देख सकते हैं आरक्षण किस प्रकार। यहाँ जैसे कल की कक्षा में बताया था, तेलंगाना विधानसभा में 119 निर्वाचन क्षेत्र में है, निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें आरक्षण भी दिया गया था, 19 एससी और 12 एसटी रिजर्वेशन हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर भी केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर संसद में लोकसभा और राज्यसभा में इसी प्रकार का आरक्षण को लिया गया है। देखिए यह आपको एक चित्र है, संसद के भवन है, पार्लियामेंट है। यहाँ एक जनता है, जनता ही संसद है, जनता द्वारा लोकसभा में लोकसभा सदस्यों को चयन करते हैं, यह जनप्रतिनिधि ही वहां संसद में भाग लेते हैं। तो ये जनता द्वारा ही निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधि संसद को जाते हैं। इसी प्रकार ये दोनों एक इक्वल बैलेंसिंग है, लोकसभा मीन्स जनता ही लोक। यह देखिए आपको यहाँ एक निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, कुल चुनाव क्षेत्र है 543। वास्तव में यहाँ थोड़ा सा पुराना ये चित्र है, कुल मिलाकर 543 है। इनमें से अनरिजर्व्ड हैं जो सामान्य लोगों के लिए, अनरिजर्व है जनरल जो कहते हैं हम 423 है, और रिजर्व अनुसूचित जाति जो एससी के लिए आप नोट कर लें 84 है। एससी रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र 84 हैं, और एसटी रिजर्व क्षेत्र 47 है। जो थोड़ा सा आपको यहाँ आंकड़े पुराने हैं, नए एससी रिजर्व 84, एसटी रिजर्व 47। ठीक है,
कुल मिलाकर 5 पार्टी। और यहाँ प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्य में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 25 थे, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 42 थे, थे। तेलंगाना राज्य बनने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बने और हमारे तेलंगाना 17 निर्वाचन क्षेत्र। ये याद है। अब ये आपको आंध्र में याद रखना है कौन से राज्य में कितने लोकसभा के निर्वाचन। आंध्र प्रदेश में 25 है। कई बार पिछले एक बार डीएससी में भी पूछा है। वेस्ट बंगाल में कितने निर्वाचन क्षेत्र? 42। सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कितने? 80। तो ये इस प्रकार के जो movement होते हैं ये ऐसे याद रखें। और पिछली बार टेट में एक और प्रश्न पूछा गया था 2016 के टेट में, प्रश्न संख्या 229 पूछा गया था, तेलंगाना में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? देखिए सीधे प्रश्न है, कितने हैं तेलंगाना में? कितने लोकसभा? 17। प्रश्न पूछा गया। तो हो सकता है अभी यहाँ चुनाव जो माहौल है करंट अफेयर्स में भी या साथ ही साथ हमारे टॉपिक है, तो इस बार भी आपको पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखना है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी सीट कौन से राज्य में है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये याद रखना राज्य। आज अब यह मतदान कैसे किया जाता है? आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पीएम के द्वारा मतदान करते हैं। जहाँ जनसंख्या, उम्मीदवार का नाम, उनका चिन्ह, चिन्ह के बाद आपको एक ब्लू बटन दिखाई देगा। उस सिंबल के बाद बटन दबाएंगे, आपका वोट उस सिंबल में चले जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से अभी चुनाव जारी है। और ये राष्ट्रपति भवन है। अभी आपको मैं बताया कि संसद का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही लोग संसद कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है। यहाँ दोनों सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ लोकसभा राज्यसभा को ऊंची सभा या बड़ों की सभा ऐसा नाम दिया जाता है। एगवा सभा जो है, उच्च सभा, ऊंची सभा के नाम से हम जानते हैं। यहाँ राज्यसभा में कुल मिलाकर 250 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो विभिन्न राज्य और केंद्र पालित प्रशासन केंद्रों से यहाँ वहां के राज्य के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। राज्यों से आने से इनको राज्यसभा में उनको सदस्य के रूप में लिया जाता है। तो राज्यों से आने के कारण राज्यसभा है और जनता के द्वारा आने से इनको लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, लोकसभा के नाम से। यहाँ एमएल जैसे यहाँ कल हमने बात की एमएलए के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अभी हम लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में कुल पार्टी निर्वाचन क्षेत्र में है। तब आप लोकसभा के सदस्य बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष होना चाहिए। और ये तो कॉमन है कि आपको यहाँ जनता आपको 18 वर्ष जो होने हैं पूर्ति होने पर मतदान अधिकार दिया जाता है, जिससे आपको वे लोग ही मतदाता है इन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों को चुनाव करते हैं। और कुल मिलाकर 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं और राष्ट्रपति 2 लोकसभा सदस्यों को जो है एंग्लो इंडियन के नाम से मनोनीत कर सकते हैं। यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है। याद रखें, राष्ट्रपति लोकसभा को 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जैसे कल हमने
विधान परिषद में 6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल। यहाँ राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और जब यहाँ मतदान का अधिकार आपको दिया गया है, अभी मतदाता हमें मिलना है, मतदान अधिकार हमें मिलना है, तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। लेकिन जब पहली बार चुनाव हुई है, निर्वाचन हुआ है फर्स्ट टाइम 1951-52 में, उस समय मतदाताओं के आयु थी 21 वर्ष। जिस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूर्ति होने पर ही मतदान अधिकार दिया जाता था, अभी 18 साल। लेकिन फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ है उस समय 21 वर्ष, ये कंटिन्यूसली आपको चला है 1989 तक, ये चला है। 1989 में उसे संशोधन किया गया है, तब से आपको 18 वर्ष पूर्ति होने पर ही मतदान अधिकार दिया जा रहा है, आज भी यह जारी है। याद रखें, 19 प्रश्न पूछा भी जा सकता है। 1951-52 जो पहले निर्वाचन, सबसे पहले लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ है, तब मतदाताओं की आयु सीमा क्या थी? 21 वर्ष, ये याद रखें। और 21 वर्ष हमें ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों के समय भी आया है, ये 2 याद रखें। पहली बार 21 वर्ष मतदाता का आयु, और ग्राम पंचायत सदस्य में आप भाग लेना है, स्थानीय स्वशासन सरकार में आप उम्मीदवार के रूप में भाग लेना है, तब भी वहां 21 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। और आप देखें तो यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भाग लेते हैं, और ईवीएम के द्वारा, मतदान के द्वारा आप यहाँ ये करते हैं। और 2014 तक, 2019, अभी 2024 में लोकसभा के लिए चुनाव जारी है। और यहाँ अभी आपको बताया गया चित्र, ये जो राष्ट्रपति भवन है, यहाँ राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जब इन्होंने लोकसभा में जो बहुमत राजनीतिक दल सरकार बनाती हैं, तो राष्ट्रपति ही उन सदस्यों को, सदस्य जो लोग जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी सम्मति पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाते हैं। और उसी प्रकार प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री मंत्रिमंडली को भी अपनी सूची एक तैयार करते हैं, उस सूची को राष्ट्रपति को देने पर राष्ट्रपति उन्हें मंत्रिमंडली के रूप में शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ एक और व्यक्ति भी होते हैं, उपराष्ट्रपति। ये जो उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति नहीं होते, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। और यहाँ प्रधान नियुक्त कौन? राष्ट्रपति को करते हैं। और लोकसभा में, सभा के कल हमने सभा के नहीं आता तो पढ़ाई पीछे होती है। जैसे विधानसभा के नेता मुख्यमंत्री होते हैं, उसी प्रकार लोकसभा के नेता भी प्रधानमंत्री सेम है, लेकिन शब्द और स्तर अलग है। यह राज्य स्तर है, एक केंद्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्तर है। तो यहाँ लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, और यहाँ कानून बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट्री व्यवस्था यहाँ हमारे यहाँ है, संसदीय प्रणाली यहाँ है, और यह पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं। और यहाँ कार्यकारी सदस्य भी होते हैं, मंत्रिमंडलीय अधिकारी इत्यादि होते हैं। ये सब के सब राष्ट्रपति के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो केंद्र सरकार किसके नाम पर चलती है? राष्ट्रपति। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के नाम से चलती है, और राज्य सरकार राज्यपाल के नाम से चलती है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडली, ये मंत्रिमंडली के नेता अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे कल मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार होते हैं, किसी भी मंत्री को अपने विभाग मंत्रालय से हटाना है, या मंत्रालय को
परिवर्तन करना है या चेंज करना है, तो यह ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री को भी, किसी भी प्रधानमंत्री मंत्री को हटा सकते हैं या उनके विभाग को चेंज भी करने प्रधानमंत्री रखते हैं। तो ये आपको केंद्र सरकार से संबंधित बातें हैं। और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा भी ठीक उसी तरह जैसे विधान परिषद है। विधान परिषद में जिस तरह आपको प्रति 2 वर्ष के लिए 33% सदस्य चले जाते हैं और उनके स्थान नए लोग आते हैं, ठीक उसी प्रकार तेलंगाना राज्यसभा में भी प्रति 2 वर्ष के लिए 33% सदस्य उनका सेवाकाल समाप्त होता है और उनके स्थान पर नए लोग आते हैं। यहाँ पर भी राज्यसभा सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की आयु होना चाहिए और उनका भी सेवा काल है 6 वर्ष। उसके बाद उनके स्थान पर नए लोग आते हैं या फिर से उनका राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से संसद में लोकसभा और राज्यसभा, अभी वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, 250 राज्यसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा के जैसे लोकसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जो अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं, ये याद रखें। राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति और उनमें सदस्यों में से किसी को उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में चयन किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। और अभी हम देखते हैं भारतीय संविधान, संसद और केंद्र सरकार को देखे हैं। आपको समय कम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसी को आपको यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और अभी हम भारतीय संविधान को देखते हैं। जैसे आप भारतीय संविधान के द्वारा ही चाहे किसी भी सरकार हो और किसी भी स्थानीय सरकार हो, ये सारे के सारे संविधान के नियमों के अनुसार ही चलते हैं। तो यहाँ भारतीय संविधान में जब सबसे पहले हमारे यहाँ संविधान घटना नहीं थी, हम देखते हैं भारत की संविधान, जब भी हमारा जो भारत का राज चिन्ह होता है तो इस प्रकार का ये राज चिन्ह हमें देखने को मिलता है। और भारतीय संविधान में जो संविधान कहने से हम सबको कौन याद आते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर याद आते हैं। तो इन्होंने संविधान की जो रचना कमेटी के अध्यक्ष थे और यहाँ जब उनके सामने एक दूसरे से जो मुलाकात हो रहे हैं, ये थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, यानी कि न्याय शाखा मंत्री जो कहते हैं। तो ये प्रथम विधि मंत्री और प्रथम राष्ट्रपति जो उस समय भारतीय संविधान में वे लोग एक रचना कमेटी के अध्यक्ष हैं, एक संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से यहाँ भेंट हो रही है। तो सबसे पहले भारत के एक समय जब आज़ादी से पहले यहाँ कोई भारत के लिए विशेष संविधान नहीं था, अंग्रेजों का शासन था। उस समय ही जो धीरे धीरे जब हम अपनी सरकार, अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तभी भारत की उस समय के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ लोग ने भारतीय संविधान होने की बात भी रखी थी, जो महत्वपूर्ण है। जो 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, तो मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य एक और 8 आदमी मिलकर भारतीय संविधान को लिखे थे। लेकिन वो छोटी संविधान थी, कुछ ही नियमों का था, वो अपने उस समय के परिस्थिति के अनुसार लिखे थे। 1931 में कराची में जो एक समावेश हुआ भारतीय संविधान में, उसमें इस संविधान के बारे में चर्चा किए हैं। तो याद रखें 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भी उस समय 8 अन्य सदस्य मिलकर भारतीय संविधान को लिखे हैं
तो छोटी सी संविधान की रचना थी, वह ऑफिशियल नहीं थी। केवल उस समय किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, हमें कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से हमें नियम होने चाहिए, किस प्रकार के शासन कानून हमें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो लोग थोड़ा सा एक संविधान के रूप में कुछ संविधान का प्रारूप लिखे हैं 1928 में, और 1931 के जो कराची समावेश में इस पे चर्चा किए थे। ठीक है, ये अलग है कि भारत के आज़ादी लड़ाई के समय भी इस प्रकार के संविधान संबंधी चर्चा और संविधान की रचना भी हुई थी, लेकिन वो लागू नहीं हुई, उस समय ही लिखी गई, तब तक के लिए ही वो थी। ठीक है, और तो जब भारतीय संविधान परिषद की गठना हुई, जो भारतीय संविधान उस समय जो इसी कानून के अनुसार 1935 कानून के अनुसार उस समय भी चुनाव हुआ करते थे, जैसे 1937 1946 में उस समय असेंबली इलेक्शंस हुए थे, जब हमारा जो प्रांत है, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो प्रांत हुआ करता, जब मद्रास राज्य के लिए चुनाव हुआ था 1937-46 में। तो उसी प्रकार जब भी चुनाव हुआ करते थे, लेकिन वो चुनाव सीमित थे, वो अलग प्रकार के थे। लेकिन जब भारतीय संविधान के अनुसार चुनाव लोकतंत्र की सरकार पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली के अनुसार अब जो चुनाव, अब जो सरकार हम ले रहे हैं, वो अभी ये वास्तविक सरकार है। तो इस प्रकार से 1946 में 1946 में ही जुलाई में 1946 जुलाई में ही पहली बार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। याद रखें, 1946 जुलाई में भारतीय संविधान सभा राज्यांग सभा एप्पुडु एर्पाटैंदी। कब सभा का गठन हुआ? 1946 जुलाई में यह गठन हुआ था, और उस समय भारतीय संविधान की पहली समावेश भी हुई थी, और उसी प्रकार यह गठन हुआ जुलाई में, और 1946 दिसंबर में भारतीय संविधान सभा की प्रथम समावेश, गठन जुलाई 46 में हुआ और प्रथम समावेश 46 दिसंबर को हुआ। तो इस प्रकार से तो प्रथम उस समय सभा हुई थी दिसंबर में, संविधान परिषद, संविधान सभा या संविधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और उस समय 1947 में आजादी मिलने से पहले ही संविधान सभा चल रही थी, संविधान संबंधी कार्य चल रहे थे। 1947 जब 15 अगस्त को जब भारत का विभाजन हुआ, भारत को आजादी मिली, तब पाकिस्तान और भारत के दोनों देशों के लोग संविधान सभा में थे। जब देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से संबंध रखने वाले सदस्यों को हटाया गया और भारत से संबंध रखने वाले सदस्यों को भारतीय संविधान परिषद में वैसे ही उनको आगे कंटिन्यू किया गया था। और उस प्रकार से 1947 जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात 299 299 सदस्य भारत के संविधान सभा में थे। याद रखें, भारतीय संविधान सभा में भारत का विभाजन के पश्चात आजादी के बाद भारतीय संविधान परिषद में 299 सदस्य थे, और 1949 दिसंबर 26 के दिन, 1947 नवंबर 26 के दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लिखा गया, उस पर संशोधन या जो भी चर्चा परिचर्चा करना है, अंतिम में 1949 नवंबर 26 के दिन भारतीय संविधान को हम लोग अपने आप में अनुमोदित किया है। మాకు మేమే भारतीय రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించుకున్నాము, अमल का अनुमोदन किया है, अपने आप ही हम संस्तुति किए हैं। कब? 1949 नवंबर 26। इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नवंबर 26 को हम संविधान के दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और उस समय भारतीय संविधान में कई विद्वजन विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले विषय विशेषज्ञों को इस संविधान सभा में सदस्य के रूप में लिया गया था।
और उसमें महिलाएं भी थे, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। संविधान संविधान परिषद के सदस्यों में केवल उस समय 15 ही महिलाएं थे, जिनमें सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख जैसे लोग मुख्य हैं। 299 सदस्यों में उस समय केवल 15 ही महिलाएं थे। उन 15 महिलाओं में ये दो महिलाएं आप देख सकते हैं, सरोजिनी नायडू और दुर्गाबाई देशमुख। और 1949 नवंबर 26 के बाद 1950 जनवरी 26 को हम भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किए हैं। और इस भारतीय संविधान को केवल संविधान का बहुत लंबे समय तक रचा गया है, लिखा गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यह भारतीय संविधान की रचना के लिए समय लगा है। और इस पर लगभग पूरे देश भर में जब इस संविधान के बारे में चर्चा किए हैं, वह अंतिम में इस चर्चा में लगभग 2000 से ज्यादा इस पर चर्चा किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं। क्या सही है, क्या सही नहीं है, इस पर चर्चा करते हुए अंतिम में हम नवंबर 26 के दिन अपने संविधान को संस्तुति दिए हैं। और उस समय संविधान के इस प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और उस समय आपको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी क्या भारतीय संविधान परिषद के सदस्य हैं या नहीं? भारतीय संविधान परिषद के सदस्य में महात्मा गांधी थे या नहीं? नहीं है सर। हम्म। सब लोग जानते हैं, तो ये तो भारत के राष्ट्रपिता हैं, अवश्य ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य हैं, ये मानते हैं। लेकिन वास्तव में महात्मा गांधी भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके जो भी विचार थे, उन विचार, उनके सुझावों को संविधान में लिया गया था, लेकिन वो सदस्य नहीं थे, ये बात को याद रखें। और इसी प्रकार 1931 में उस समय यंग इंडिया नामक एक पत्रिका निकलती थी, उसमें महात्मा गांधी संविधान संबंधी अपने विचार को प्रस्तुत करते। इस प्रकार से उनके विचारों को भी भारतीय संविधान में रखा गया। देखिए, आपको भारत के संविधान की जो प्रवेशिका यहाँ दिखाई दे रही है, जो पीठिका कहते हैं, राज्यांग पीठिका, इसमें देख सकते हैं कि 1949 26 नवंबर 1949 नवंबर 26 के दिन हम अपने भारतीय संविधान को स्वीकृत करते हैं, संस्तुति करते हैं, अनुमोदित करते हैं। इसमें आपको प्रथम मूल रूप से याद रखना है, भारतीय संविधान किस शब्द से शुरू होता है। ये कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया, हो सकता है हमारे सिलेबस में है, इसमें भी पूछा जा सकता है। या भारत के लोग, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत देश प्रजलमैन मेमु, इस शब्द से भारतीय संविधान शुरू होता है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हिंदी में हैं तो भारत के लोग से शुरू होता है, अंग्रेजी में द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। जैसे आप प्रश्न तेलुगु में आपको है तो भारत देश प्रजलमैन मेमु, इस शब्द से भारतीय संविधान शुरू होती है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान बनाने में कई सदस्य अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ यह भारतीय संविधान का जो मुख्य चित्र है। और उस समय कई लोग, जैसे संविधान के सदस्य जयराम दास, दौलत राम और राजकुमारी अमृत, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं, और जगजीवन राम जो उस समय के केंद्र सरकार के मंत्री भी थे। तो इस प्रकार से उस समय के संविधान के सदस्य, जो मूल प्रति थी संविधान की, उस पर वे लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह बात को भी आप याद रखें। इसके रचनाकाल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा था। ठीक है, ये है आपको भारतीय संविधान और केंद्र सरकार से संबंधित आपको तो मुख्य बात है। तो आशा है कि आपको ये समय कम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ही आपको मुख्य बिंदुओं को बताया जा रहा है, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण आपको दिया जा रहा है। याद रखें, भारत के लोग, हम इस शब्द से भारतीय संविधान शुरू होता है और भारतीय संविधान सभा में महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे, इस बात को भी आप याद रखें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, भारत के राष्ट्रपति, प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया, उत्तर बताइए। 12। प्रश्न फिर से सुनिए, भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को संसद में मनोनीत कर सकते हैं? दोनों को। और ठीक है, इससे पहले 12 जो उत्तर दिए थे और अभी 2 उत्तर दिए हैं। उत्तर ना 12 है ना 2 है, जब ये दोनों का जोड़ते हैं तो 14 होता है। 2 + 12। लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा के लिए 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कुल मिलाकर संसद को, पार्लियामेंट को 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मेरा प्रश्न था संसद, पार्लियामेंट को, मैं अलग से नहीं पूछा लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। प्रश्न यही नहीं था, प्रश्न संसद था, दोनों को मिलाकर, 2 सभाओं को मिलाकर पार्लियामेंट है यहाँ, तो पार्लियामेंट के लिए 14। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो फिर से आप याद रखें, लोकसभा के लिए 2 अलग से पूछा जाता है तो 2 है, राज्यसभा के लिए पूछा जाता है तो 12 लोगों को, सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यदि प्रश्न मिलाकर पूछता है संसद के लिए कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 14। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। हम जानते हैं 12 है राज्यसभा के लिए, 2 है लोकसभा के लिए, लेकिन हम 12 याद आया तो 12 रखते हैं, 2 याद आए तो 2 रखते हैं। आपके अनुसार उत्तर सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार वह उत्तर गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से जो बात छोटी सी होती है लेकिन उत्तर कम समय में हम गलत देते हैं, तो अब इन बातों को ध्यान रखें। आशा है कि आज की आपकी यह कक्षा आपको आई होगी, और जो भी है अतिरिक्त जानकारी आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ सकते हैं। सर ठीक है, ये किस आज कक्षा की है सर? हाँ ठीक है, वही बता रहा था। आज की यह कक्षा 8वीं कक्षा से संबंधित है। 8th क्लास में, आप 8th क्लास के सिविक्स में आज का यह 2 पार्ट होते हैं, एक केंद्र सरकार, पार्लियामेंट और केंद्र सरकार और भारतीय संविधान, 2 लेसन्स को मिलाकर आपको यहाँ बताया गया था। ठीक है, मैं कल ने आपको एक अनुरोध किया था कि हमारे एक मित्र हैं हिंदी अध्यापक, TS मॉडल स्कूल, TGT हिंदी, LRD के मॉडल स्कूल की हिंदी शिक्षक डॉक्टर सिद्धिराज जी, कि वो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। कल मैं रिक्वेस्ट करने से आप लोग रिस्पॉन्ड हुए हैं, विशेषकर वनिता जी आत्मापुर से, उन्होंने भी वित्तीय सहायता किए हैं। उसी प्रकार कौसर जी बदनापुर से, उन्होंने भी वित्तीय सहायता किए हैं, और अन्य लोग भी जो अप्रत्यक्ष रूप से किए हैं। और कक्षा लेने से पहले एक मैसेज देखा, आराफत जी ने भी अपना आर्थिक सहायता दिए हैं, और भी जो लोग दिए हैं, और उन सभी को मेरी ओर से और हिंदी शिक्षकों के ओर से और MGR हिंदी एकेडमी की ओर से जो भी आर्थिक सहायता दी हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है, धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। तो देखिए, एक समय ये कैसे थे जो शक्तिराज जी, अभी उनकी जो स्थिति किस प्रकार से है, तो हम सबका एक दायित्व बनता है कि कुछ ना कुछ उन्हें सहायता दें। ये है उनका जो 89789338 जो नंबर है,
गूगल पे, फोन पे हैं। यदि तकनीकी समस्या हो तो आपको नीचे एक और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, आदित्य राज, जो 9569006235 हैं, इस नंबर पे भी आप आपके अनुसार, चाहे वो 50 हो, 100 हो, जो भी हो, आप उन्हें अपनी सहायता करें। यदि बैंक डिटेल्स के द्वारा सहायता करना चाहते हैं, उन बैंक अकाउंट नंबर भी हैं, और SBI बैंक है, LRD ब्रांच है, उनका नाम जो आएगा काले शक्तिराज के नाम से आएगा। इस प्रकार से आपको पुनः आपको अनुरोध किया जा रहा है कि हम सब जब एक दूसरे का सहायता करेंगे तो अच्छा होगा। जो भी संकट स्थिति है उस स्थिति को पार हो जाएंगे। जब हम सब मिलकर उनका साथ देंगे तो ज़रूर वो अपने इस आपातकाल से वो बाहर आ जाएंगे। और पुनः आप सभी से वित्तीय सहायता की अनुरोध और अपनी दुआओं में, अपनी जो प्रार्थनाओं में उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की भी अनुरोध किया जा रहा है। ठीक है, आशा है कि कल हमारी कक्षा भी सिविक्स से संबंधित होगी। तो आपको पिछले जो मॉडल पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स नहीं बल्कि अब तक तेलंगाना में 2016, 17, 22 और 23 में टी-स्टेट परीक्षा का आयोजन हुआ है OMR बेस पे। तो आप लोग वो जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसे देखें, क्वेश्चंस को देखें, कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है। मैं प्रतिदिन जो भी कक्षा पढ़ा रहा हूँ उससे 1 या 2 प्रश्न पिछली टेट में पूछा गया है। आपको बता भी रहा हूँ प्रश्न कौन से पॉइंट से लिया गया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको प्रश्न लिया जा रहा है। तो आप भी उसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कॉम्पिटिटिव मेथड में ऐसे ही एक मेन पॉइंट्स को पढ़ना है। मेन पॉइंट्स को आप घुमा फिरा कर उत्तर देता है, तो उत्तर को आप कभी भी किसी भी समय तुरंत उत्तर मत दीजिए, प्रश्न पूरा पढ़िए। आपको ऑप्शन ये सही उत्तर होने पर भी पूरे ऑप्शनों को पढ़िए। यदि आपको प्रश्न पढ़ने पर उत्तर समझ में नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करिए। कौन सा उत्तर गलत है, सही नहीं है, बल्कि कौन सा उत्तर इनमें से गलत है, हटा दीजिए। 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 में से भी कौन सा उत्तर गलत है उसे हटा दीजिए। लास्ट में आपको कई बार ऐसा होता है इन दोनों में कोई एक सही होगा, इस प्रकार का आपको अनुमान होता है। जैसे आप अनुमान लगाते हैं वो फाइनल है कि 1 या 2 में कौन सा भी लगाएं तो आपके अधिकतर उत्तर सही होने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस पेपर्स को भी प्रैक्टिस कीजिए। और परीक्षा दिन ब दिन करीब आता जा रहा है और शेष आपको शायद ही 13 दिन बचे हैं एग्जाम के बीच। इस 13 दिनों में आप कौन सी रफ्तार से आप पढ़ना है आप ही भला जानते हैं। जो आपको पूरा सिलेबस कवर करना नहीं होता है तो आप जो अंश को छोड़ना चाहते हैं, चाहे साइकोलॉजी को या अंग्रेजी आपको दिक्कत है, दिक्कत वाला जो टॉपिक है आप उसे छोड़ लीजिए। और जो टॉपिक आपको विषय समझ में आता है, जैसा साइकोलॉजी हो या हिंदी हो या सोशल हो, उसे आप पढ़ने की कोशिश करें। ये आशा है कि आप सभी इस अब की बार के टेट में आप सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में पुनः हम सब तब तक के लिए शुभ रात्रि।